welcome back to my channel. In this video we will discuss about the harmful microorganisms. Okay, as we know, microorganisms are both harmful and beneficial. This is the chapter microorganism, friend and foe. So in this video we will discuss about the harmful effects of microorganism. Its benefits have been covered in the previous video. Okay, let us start. फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए बहुत ही तरीके से हार्मफुल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. इट मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ह्यूमन्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में कई तरह की डिजीजेज भी होती हैं. ओके, सेकेंड इज दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस. इट मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके चलते कोई डिजीज होता है, किसी टाइप का बीमारी होता है किसी में, तो उसे पैथोजेंस बोलते हैं. तो पैथोजेंस भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, तो पैथोजेंस आप समझ गए, जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके कारण डिजीज होती हैं, उसे ही पैथोजेंस बोलते हैं. ओके, पैथोजेंस आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप ये भी याद रख सकते हैं कि पैथोजेंस जो होते हैं वो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ओके, नेक्स्ट इज दे कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा. इट मीन्स पैथोजेंस में वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने 5 मेजर टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसमें से 5 में से ये कोई भी हो सकते हैं. दिस काउज डिजीज such as tuberculosis, tetanus, whooping cough, cholera, etc. इनके चलते क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, लाइक टीबी, टेटनस, मतलब जो भी डेंजरस डिजीज हो जाता है किसी में, वो पैथोजेंस के कारण ही होता है. ओके, नेक्स्ट इज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. ह्यूमन्स को क्या क्या नुकसान होते हैं इन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो देखते हैं और किस तरह से ये उनके बॉडी में जाते हैं और उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं. फर्स्ट, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस. डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए या पैथोजेंस बोलिए, दोनों सेम है. एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. इट मीन्स ये जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, तो एयर से. एयर जिससे हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, वाटर जिसे हम पीते हैं, या फिर फूड जिसे हम खाते हैं, इन्हीं के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं. द पैथोजेंस कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट. इट मीन्स पैथोजेंस जो डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैं, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कोई कांटेक्ट रखते हैं, तो उसके थ्रू भी पैथोजेंस हमारे में ट्रांसमिट हो सकता है. या फिर कई बार इंसेक्ट के थ्रू होता है, लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज को कैरी करके एक हेल्दी पर्सन में ले आती है. ओके, व्हेन पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी दे काउज डिजीजेज. अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर गया, इट मीन्स डिजीज का वो कारण है, उसी के कारण सारे डिजीजेज होते हैं. तो चलिए ये एक पॉइंट समझ लेते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन कहते किसे हैं. बार बार ये वर्ड सुनने को मिल रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज होते हैं. तो इन्फेक्टेड पर्सन किसे कहते हैं? हु इज एन इन्फेक्टेड पर्सन? ए पर्सन हु हैज़ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इन हिज बॉडी इज सेड टू बी एन इन्फेक्टेड पर्सन. इट मीन्स एक व्यक्ति जिसके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हमने पैथोजेंस अभी कहा, या फिर आप उसे माइक्रोब्स कहिए, तो वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी में है, तो उस पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन कहा जाता है. तो एक पर्सन जो कि उस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, उसे इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं. आप सिंपली ये याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज. कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होते हैं? दोज माइक्रोबियल डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. इट मीन्स
वो माइक्रोबियल डिजीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डिजीज को फैलाते हैं, एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, फूड के थ्रू हो या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इट मीन्स वो डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कोई ऐसा भी डिजीज है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में आपका क्या क्या आ सकता है? कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलिसिस, मलेरिया एंड एड्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट राइट अबाउट कॉमन कोल्ड डिजीजेज। एक एक करके हम लोग सारे डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक कॉमन कोल्ड डिजीज, आप हमेशा देखे होंगे कि कोई भी पर्सन को बहुत जल्दी फीवर, खांसी, सर्दी ये सभी होते ही रहता है, तो इसी का नाम है कॉमन कोल्ड डिजीज। स्प्रेड बाय ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमन कोल्ड डिजीज जो है वो कैसे फैलता है? तो एयर में ब्रेड करने के थ्रू, जब हम जिस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हुए हैं, अगर उसमें हम लोग ब्रेद लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे कॉमन कोल्ड डिजीज स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ काउज्ड बाय ए वायरस। ये एक वायरस के थ्रू भी होता है, तो आप याद रखिएगा कि कॉमन कोल्ड डिजीज जो है वो वायरस के कारण भी होता है और ये ब्रीदिंग के चलते स्प्रेड होता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्टेड विथ कॉमन कोल्ड वायरस। एक पर्सन जो कि कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, इट मीन्स कि उसे कॉमन कोल्ड वायरस हो चुका है। ठीक है, तो उस पर्सन से दूरी बना लेना ही अच्छा होता है ताकि घर में सारे लोगों तक ये इन्फेक्शन ना फैले। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन द कंटेमिनेटेड एयर कंटेमिनेटेड कॉमन कोल्ड वायरस, द वायरस इंटर्स हिज बॉडी एंड गेट्स दिस डिजीज। इट मीन्स जब एक हेल्दी पर्सन किसी कंटामिनेटेड एयर में ब्रेथ करता है, सांस लेता है, और उस एयर में अगर कॉमन कोल्ड वायरस प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वो वायरस उसके बॉडी में भी इंटर कर जाएगा और वो डिजीज़ उसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग तो बहुत ही नेसेसरी है, तो इसलिए उसके लिए कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको जनरली वो चीज़ समझने को मिलेगा जो अभी 2 साल से कोविड-19 के चलते चल रहा है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 क्या है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो भी एक वायरस है और बिल्कुल इसी तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम में। द कम्युनिकेबल डिजीज कैन occur एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह से फैलता है? एक तो अभी हमने देखा कि एयर के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू फैलता है, और क्या क्या हो सकता है जिसके थ्रू ये फैलता होगा उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उस एयर में अगर ब्रीथ करेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एज वाटर। इट मीन्स अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फूड और वाटर हम ले रहे हैं, तो इट मीन्स हमें भी वो डिजीज हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट बाइट्स सच एज मॉस्क्यूटो बाइट। इंसेक्ट के काटने से भी होता है, जैसे मॉस्क्यूटो है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है वो, और वो आकर आपको हेल्दी पर्सन को अगर काटती है, तो उससे भी वो डिजीज फैलता है। ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। इट मीन्स कभी बार हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि एक ही इंजेक्शन कई लोगों को लगा दिया जाता है, तो इट मीन्स है कि अगर वो इंजेक्शन किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया है और उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को लगा दिया जाता है, तो वो इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में भी आ जाता है। नेक्स्ट इज बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम फिजिकली कॉन्टैक्ट रहते हैं या उनसे हैंडशेक करते हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ देर रहते हैं, बातें करते हैं, तो इससे भी वो फैलने का डर रहता है। बाय यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन सच एज टॉवेल, क्लोथ्स, बेड। इन्फेक्टेड पर्सन का अगर हम आर्टिकल्स भी यूज करते हैं, लाइक उनका टॉवेल, उनके साथ बेड शेयर करते हैं या फिर उनके क्लॉथ्स, तो इनसे भी हमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
द डिजीज कॉल्ड कॉलेरा स्प्रेड्स बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो अलग अलग तरीक़ों से जो डिजीज़ फैलता है उसका क्या क्या नाम है। तो वो डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर लेने से फैलता है उसे कॉलेरा बोलते हैं। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि एयर में ब्रेथ लेने से फैलता है वो डिजीज़ कम्युनिकेबल होता है, उसी तरह जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर लेने से होता है वो होता है कॉलेरा। सेकेंड इज मलेरिया। द डिजीज कॉल्ड मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट के बाइट के चलते, इंसेक्ट के काटने के चलते जो डिजीज फैलता है उसे मलेरिया बोलते हैं। एंड थर्ड इज द डिजीज कॉल्ड एड्स स्प्रेड्स बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स और थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इट मीन्स वो डिजीज को एड्स बोलते हैं जो कि किसी फिजिकल कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकली कांटेक्ट या सेक्सुअली कोई कांटेक्ट होता है तो उसके थ्रू फैलता है। या फिर अभी हमने पढ़ा कि इंजेक्शन जो होता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाए तो उससे भी एड्स का डिजीज होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो दोनों पार्ट जाकर देख लें, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, कोलेरा, मलेरिया, एड्स, ये सारे डिजीज़ के बारे में तो हमने जाना, बट इसे हम लोग अवॉइड कैसे करें, इससे बचे कैसे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज विथ अ हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग सो दैट माइक्रोब्स डू नॉट गेट इनटू एयर। इट मीन्स अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है या वो कॉमन कोल्ड वायरस से सफ़र कर रहा है तो जब भी उसे छींकना हो या खांसना हो तो उसे अपने माउथ और नोज को हैंकी से ढकना चाहिए ताकि जो माइक्रोब्स है वो एयर में ना जाए और किसी और तक पहुँचे ना। तो इससे वो दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। सेकेंड इज वी शुड कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। इट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से जो है हमें बहुत ही डिस्टेंस में रहना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 में हमने पढ़ा था कि मास्क लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें, तो वो वायरस से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही नेसेसरी है। थर्ड इज वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। इट मीन्स हमें अपने फूड को भी हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि हमारा फूड जो है किसी मक्खी या मॉस्क्यूटो के थ्रू इन्फेक्टेड ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा वी शुड आल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। हमें जो है साफ़ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, कहीं का गंदा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं। फिफ्थ नंबर इज वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम मॉस्क्यूटो बाइट्स बाय यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट ओवर आवर बेड्स वाइल स्लीपिंग। इट मीन्स हमें अपने आप को मॉस्क्यूटो के काटने से भी बचाना चाहिए। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो जब भी हम सोते हैं हमें मॉस्क्यूटो नेट का यूज करना चाहिए या बहुत सारे मॉस्क्यूटो रेपेलेंट डिवाइस आते लाइक गुड नाइट, ऑल आउट, ये सभी को यूज करके सोना चाहिए ताकि मॉस्क्यूटो हमें ना काटें। Sixth is we should avoid physical contact with an infected person and not use his towel, clothes or bed. It means हमें जो फिजिकल कांटेक्ट को भी अवॉइड करना चाहिए एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, और उसका जो आर्टिकल्स लाइक टॉवेल, क्लॉथ्स या उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उसका यूज कुछ दिनों तक नहीं करना चाहिए तब तक कि वो हेल्दी ना हो जाए। सेवेंथ इज द यूटेंसिल्स clothes used by an infected person should be washed and cleaned separately with soap and hot water. It means infected person जो clothes, utensils का यूज कर रहा है उसे जो है गर्म पानी और साबुन के साथ अलग से धोना चाहिए। इट मीन्स अगर हमारे सारे कपड़े एक जगह हैं तो जो इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ्स होते हैं उसको थोड़ा अच्छे से हॉट वाटर से अलग करके धोना चाहिए ताकि उसके कपड़ों से सभी कपड़ों में इन्फेक्शन ना जाए। तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए। एट्थ पॉइंट इज सम डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। कुछ डिजीजेज से हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू भी बच सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम पे हम हर चीज़ का
टीका लेते रहे, वैक्सीन लेते रहेंगे तो डिजीजेस से बच जाएंगे। जैसे बचपन में पोलियो का टीका दिया जाता है और भी इस तरह से बच्चों को बहुत सारा पहले से वैक्सीन लगा दिया जाता है ताकि वो उस बीमारी से बचा हुआ रहे। तो इसका जो है पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि अपने चाइल्ड को हर वैक्सीन को प्रॉपर टाइम पे दिलवाएं। नेक्स्ट इज कैरियर्स ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे कि पैथोजेंस भी बोलते हैं, उसके कैरियर्स कौन कौन से हैं। कैरियर्स मीन्स किसके थ्रू वो आते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट इन आवर इन्वायरमेंट विच ट्रांसफ़र डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स इनटू आवर बॉडी एंड स्प्रेड डिजीज। यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र करते हैं हमारे बॉडी में और डिजीज को फैलाते हैं। कैरियर को समझ लेते हैं। कैरियर हमने देखा तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। द इंसेक्ट और अदर एनिमल विच ट्रांसमिट्स डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to humans without itself suffering from them is called a carrier. It means वो इंसेक्ट या कोई भी अदर एनिमल जो कि माइक्रोब्स को ह्यूमन में ट्रांसफ़र करता है उसे कैरियर बोलते हैं। बट उस इंसेक्ट या अदर एनिमल को उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई भी इंसेक्ट बिना खुद को सफ़र किए दूसरे तक डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे कैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द टू मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ डिजीज। जो दो मोस्ट कॉमन कैरियर हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो है हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो। ये दो इंसेक्ट हैं जो कि कैरियर हैं और वही जो है माइक्रोब्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। हाउस फ्लाई ब्रीड एंड फीड इन फिल्थी प्लेसेज। इट मीन्स जो हाउस फ्लाई होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, कहाँ पर ज़्यादा जन्म लेते हैं, तो इनसैनिटरी प्लेस पे, फिल्थी प्लेसेज मीन्स जो गंदा प्लेस जो होता है वहाँ पर। एंड सेकेंड इज मॉस्क्यूटो ब्रीड इन पूल्स ऑफ स्टैगनेंट वाटर। इट मीन्स मॉस्क्यूटो कहाँ पर जन्म लेता है, जहाँ पर गंदे पानी हो। तो याद रखिएगा हाउस फ्लाई इनसैनिटरी प्लेसेस पर और मॉस्क्यूटो जो है स्टैगनेंट वाटर के पूल्स में। ठीक है, जहाँ पर उसे डर्टी वाटर मिल जाएगा वहाँ पर वो ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए द रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीजेज। डिजीज को स्प्रेड करने के लिए हाउस फ्लाई का क्या रोल होता है। अभी हमने देखा कि हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो जो है दो कैरियर्स है जो कि डिजीजेज को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो उसमें हाउस फ्लाई का क्या रोल है उसे देखते हैं। फर्स्ट, द हाउस फ्लाइज ले एग्स ऑन गार्बेज डम्प्स। हाउस फ्लाई जो है वो जो गार्बेज कचरा जो बहुत सारा ढेर अगर कहीं पर होता है तो वहीं पर वो अपने एग्स को देती है। द ब्रीड ऑन फिल्थ, वो जो इनसैनिटरी प्लेस होता है, जो प्लेस साफ़ सुथरा नहीं होता है वहीं पर वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज द फीड ऑन गार्बेज एनिमल एक्सक्रेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड अनकवर्ड फूड। ये कहाँ से अपना खाना लेती है, तो गार्बेज से, एनिमल एक्सक्रेट से, डेड मैटर से और जो अनकवर्ड फूड होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट इज व्हेन द हाउस फ्लाई सिट्स ऑन गार्बेज हीप और फिल्थ देन मिलियन ऑफ डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन देम स्टिक टू द हेयरी लेग्स। हाउस फ्लाई अगर किसी भी गार्बेज पे बैठती है, कोई भी अनसैनिटरी प्लेस पे, गंदी जगह पर अगर वो बैठती है तो उसमें बहुत सारे करोड़ों की संख्या में जो वहाँ पर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं, माइक्रोब्स बैठे हुए हैं, वो उसके हेयरी लेग्स में चिपक जाते हैं। उसके जो पैर में होता है बहुत सारा छोटा छोटा हेयर्स होता है, उसके बॉडी में भी होता है हाउस फ्लाई के, तो उसके साथ ही चिपक जाते हैं। बट वो हाउस फ्लाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। When this housefly now sits on our uncovered food, then microorganisms sticking to the hair on its legs and other body parts are transferred to food. और वही हाउस फ्लाई जो कि उस गंदे जगह पर बैठकर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने में ले चुकी है और आकर अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती है। हमारे घरों में अगर कोई खाना बिना ढके हुए रखा हुआ है या रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं वो बिना ढके हुए खाना को रखते हैं, तो वो उसमें आकर जब बैठ जाती है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके पैर के हेयर में चिपके हुए हैं वो और जो भी अदर पार्ट्स में जो भी उसके चिपके हुए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उस फूड में। ठीक है,
In this way, our food gets contaminated with disease causing microorganisms. इस तरीके से हमारा जो फूड है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेट हो जाता है, इट मीन्स गंदा हो जाता है, उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। When this food is consumed by a person, और वही कंटामिनेटेड फूड जब कोई पर्सन कंज्यूम करता है, लेता है, द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू हिज बॉडी एंड काउज वेरियस डिजीजेज। तभी वो जो माइक्रोब्स है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर जाता है और उसके चलते उसे कई तरह की डिजीजेज होने लगती हैं, ठीक है। एंड द पर्सन गेट सिक, और लास्टली पर्सन बीमार हो जाता है। तो आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पर बैठती है, उससे वो सारे माइक्रोब्स उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो अनकवर्ड फूड पर बैठती है तो वो माइक्रोब्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देन आफ्टर जब उस फूड को हम लेते हैं, ह्यूमंस लेते हैं, तो वो माइक्रोब्स फिर हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, जिसके चलते हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस जब प्रोसेस को समझ गए हैं कि किस तरह से लोग बीमार होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। बट मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी कि हम कैसे बच सकते हैं। सम ऑफ द डेंजरस डिजीजेज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई आर, कुछ डेंजरस डिजीजेज जो कि हाउस फ्लाई से होता है उसे देख लेते हैं। लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड एंड डायरिया। जैसे कॉलेरा हो गया, टीबी, टाइफाइड, डायरिया, ये सब बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हैं जिसके चलते किसी पर्सन का डेथ हो भी जाता है। जनरली जो है मोस्ट ऑफ द पर्सन आर डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीजेस। तो इसीलिए आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा लापरवाही कितना बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को देखिए, समझिए। यहाँ पर एनिमल एक्सक्रेटा है जिसे कि इस हाउस फ्लाई ने ले लिया, और ये फिर ये अनकवर्ड फूड पर बैठती है और वहाँ से हम इसे ले लेते हैं, जिसके चलते ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने फूड को ढक कर रखें, हाथों को साफ़ करके ही भोजन करें, साथ में प्रॉपरली किसी भी फूड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, सभी को धोकर ही यूज करें, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। अभी हमने बताया कि हाउस फ्लाई से जो डिजीज होता है उसे किस तरह से हटाया जा सकता है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, आप अगर इनमें से फॉलो करते हैं कुछ भी तो आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। फर्स्ट इज वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। हमें अपने घर के कचड़ों को यहाँ और वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। द गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन्स विच शुड बी केप्ट कवर्ड। हमें जो उस गार्बेज को डस्टबिन में, गार्बेज बिन्स में डालना चाहिए, जो कि कवर्ड हो। खुले हुए भी डस्टबिन में नहीं रखना चाहिए, नहीं, अगर खुला हुआ रहेगा तो उस गार्बेज में तो हाउस फ्लाई ब्रीड कर ही जाएंगी, तो वो कवर्ड भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज दिस विल प्रिवेंट द हाउस फ्लाई फ्रॉम ब्रीडिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ले देयर एग्स ऑन गार्बेज। अगर वो कवर्ड रहेगा गार्बेज या डस्टबिन जो भी है, तो उससे क्या होगा कि हाउस फ्लाई को प्लेस नहीं मिलेगा ब्रीडिंग करने का, और वो एग्स नहीं दे पाएगी गार्बेज पे, जिससे कि आप सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट इज द फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड सो दैट फ्लाइज कैनॉट सिट ऑन इट। फूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि जो मक्खियाँ हैं वो उस पर आकर बैठ ना सकें। नेक्स्ट इज वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स। रोड साइड में जो स्टॉल्स होते हैं जो कि अनकवर रखते हैं, फूड को बिना ढके हुए रखते हैं, उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करिए खाने से। द फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे एंड बेट्स। फ्लाइज को कैसे मारा जा सकता है? इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने के द्वारा और बेट से भी। अगर किसी जगह पर ज़्यादा हाउस फ्लाई हैं तो मार्केट में इंसेक्टिसाइड मिलती हैं, जिसे खरीद कर आप वहाँ से फ्लाइज को हटा सकते हैं और सेफ हो सकते हैं। सम ऑफ द डिजीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ डिजीजेज को जो है हाउस फ्लाई के चलते जो कुछ डिजीजेज होती हैं उसे हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक पोलियो का बचपन में ही वैक्सीन दे दिया जाता है ताकि बच्चे को कभी पोलियो ना हो। उसी तरह से अलग अलग चीज़ों को वैक्सीन आता है जो कि आप लेके सेफ रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो का रोल। इसमें हमने हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मॉस्क्यूटो इन स्प्रेडिंग डिजीज।
डिजीज जो फैलता है उसमें मॉस्क्यूटो का क्या क्या रोल होता है। देन मॉस्क्यूटो इज अनदर इंसेक्ट विच स्प्रेड्स डिजीजेज बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉस्क्यूटो जो वो दूसरा इंसेक्ट है जो कि डिजीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो कैरियर्स है, हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मॉस्क्यूटो भी जो है एक डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब माइक्रोब्स का एक कैरियर है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज को पहुंचाता है। मॉस्क्यूटो कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड इट्स बॉडी। मॉस्क्यूटो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कैरी करता है, अपने बॉडी के अंदर। बट हाउस फ्लाई जो होती थी वो अपने लेग्स के हेयर के पास, अपने बॉडी के हेयर्स के पास कैरी करती थी, बट मॉस्क्यूटो अपने बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को ले जाता है। ठीक है, अब वो कैसे ले जाता है उस प्रोसेस को देखिए। मॉस्क्यूटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स, पोल्स, डिचेज एंड सैलो लेक्स। मॉस्क्यूटो जो है जो पॉन्ड्स होते हैं, जो गंदे पानी के जो पुल होते हैं, या फिर कहीं पर अगर डर्टी वाटर जमा है, रेन का जो पानी है कहीं पर अगर जमा हो गया है तो वहाँ पर वो ब्रीडिंग मॉस्क्यूटो का होता है। द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटो इज मलेरिया। जो मोस्ट कॉमन डिजीज मॉस्क्यूटो के कारण होता है वो मलेरिया होता है। तो क्या हर मॉस्क्यूटो के कारण मलेरिया होता है? नहीं। इसका आंसर देखिए, इट इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो है जो कि मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है। इट मीन्स जो मलेरिया होता है वो हर मॉस्क्यूटो के चलते नहीं होता है, सिर्फ फीमेल एनोफिल्स के कारण होता है। तो आप इसी का नाम ज़रूर याद रखें, एग्जाम में हमेशा पूछता है। द मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरियल डिजीज। जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसके चलते मलेरिया का डिजीज होता है। प्लाज्मोडियम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट बिकॉज इट लिव्स ऑन द ब्लड ऑफ अ पर्सन एज इट्स फूड इंटरिंग हिज बॉडी। ये जो होता है प्लाज्मोडियम वो एक पैरासाइट है। ठीक है, और ये मलेरिया का डिजीज़ को कैरी करता है। मॉस्क्यूटो जो है उसे भी एक पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है ये हमने पहले भी बताया था। पैरासाइट वो एनिमल समझ सकते हैं आप जो कि किसी और के बॉडी के अंदर रहता है, ग्रो करता है और उसे इन्फेक्ट करता है। ठीक है, हाउ अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। अभी हमने डिस्कस किया कि मलेरिया किस तरह से होता है, इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एक पर्सन को मलेरिया कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या कारण है। व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो bites a person suffering from malaria disease, it sucks the blood of that person which contains the malarial parasite microbes. जब एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो जो कि मलेरिया के पैरासाइट है, जब वो किसी पर्सन को काटती है जो कि मलेरिया डिजीज से इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, इट मीन्स उसका वो ब्लड को सक कर जाती है, चूस लेती है, जिसके कारण उसके अंदर का जो माइक्रोब्स है वो उस मॉस्क्यूटो के बॉडी के अंदर चला आता है। और उसके बाद आफ्टर दैट when Anopheles mosquito bites a healthy person to suck his blood, it transfers the malarial parasite microbes into his blood stream along with his saliva. It means जब वो मॉस्क्यूटो के अंदर वो डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है और उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन को भी काटती है उसका ब्लड चूसने के लिए, तो उस प्रोसेस के दौरान ही उसके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है उसके सैलिवा के थ्रू। मॉस्क्यूटो के सैलिवा के थ्रू जो है वो उसका जो माइक्रोब्स है वो हेल्दी पर्सन में चला जाता है, जिससे उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो जाता है। बाय रिसीविंग मलेरियल पैरासाइट माइक्रोब्स इन ब्लड द हेल्दी पर्सन एल्सो गेट्स मलेरियल डिजीज। आप तो समझ ही गए होंगे, अगर कोई मॉस्क्यूटो जो है, कोई मॉस्क्यूटो नहीं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है और उसका ब्लड सक करती है,
तो उसके बॉडी में वो माइक्रोब्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और देन आफ्टर वो किसी हेल्दी पर्सन को जब सक करती है तो उसके ब्लड में उस माइक्रोब्स को वो ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके कारण उस हेल्दी पर्सन को भी वही मलेरियल डिजीज़ हो जाता है। द फीमेल एनीफिल्स मॉस्किटो सक्स ब्लड सो ओनली इट कैरीज मलेरियल पैरासाइट एंड स्प्रेड मलेरिया। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है सिर्फ वही ब्लड को शक करती है, इसीलिए सिर्फ मलेरियल पैरासाइट को यही एक दूसरे जगह स्प्रेड कर सकती है। बट जो मेल एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लड को शक नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि मलेरियल पैरासाइट को कौन स्प्रेड कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मेल एनोफिल्स मॉस्किटो ऐसा नहीं कर सकते। अनदर डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज डेंगू। दूसरा डिजीज जो मॉस्किटो का कारण होता है वो है डेंगू। फर्स्ट हमने पढ़ लिया मलेरिया एंड सेकेंड इज डेंगू। ओके, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के कारण जो डिजीज होता है उससे कैसे बचे, हमने पढ़ा था हाउस फ्लाई का रोल, उसके बाद उसके डिजीज से कैसे हम बच सकते हैं, फिर हमने मॉस्किटो का रोल पढ़ा, उससे कैसे हमें डिजीज होती है ये पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि मॉस्किटो जो डिजीज को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, उससे कैसे बचे। तो फर्स्ट इज ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। हम सभी जानते हैं कि सारे मॉस्किटो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, वहीं पर उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। सो द पूल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर शुड बी ड्रेन्ड आउट सो दैट मॉस्किटो में नॉट ब्रीड इन देम। इसलिए जो वो स्टेगनेंट वाटर का पूल है उसी को वहाँ से हटा देना चाहिए, कहीं पर ज़्यादा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, गंदे पानी को स्टोर नहीं होने देना चाहिए ताकि मॉस्किटो वहाँ ब्रीड ना कर पाए। सेकेंड इज बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। हमारे सराउंडिंग को हमेशा साफ़ और सूखा हुआ रखना चाहिए। अगर हर जगह ज़्यादा ही मॉइस्चर रहेगा, वहाँ पर वेटनेस रहेगा, गीला रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और साफ़ सुथरा तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हाउस फ्लाई और मॉस्किटो दोनों ही दूर रहे। द विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द हाउस शुड हैव फाइन आयरन वायर सो दैट मॉस्किटो कैनॉट एंटर द हाउस। जो घर का विंडो और डोर्स होता है उसमें जो फाइन आयरन वायर्स लगा होना चाहिए, लोहे का इस तरह का वायर आता है जो कि लगा होने से मॉस्किटो से बहुत ही प्रिवेंशन मिलता है, मॉस्किटो वहाँ से एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड। फोर्थ नंबर इज इंसेक्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड इन हाउसेज पीरियडिकली टू किल द मॉस्किटोज। इट मीन्स इंसेक्टिसाइड को जो है हाउसेज में स्प्रे करना चाहिए टाइम टू टाइम ताकि मॉस्किटो को मारा जा सके। ठीक है, तो मॉस्किटो को तो फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए हाउसेज में टाइम टू टाइम मॉस्किटोज को मारने के लिए। फिफ्थ नंबर इज ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन डर्टी वाटर ड्रेन्स टू किल द लार्वे ऑफ मॉस्किटोज। इट मीन्स जो डर्टी वाटर होता है उसके सरफेस पे हमें एक ऑयल आता है, ठीक है, उसे स्प्रे करना चाहिए ताकि मॉस्किटो को जो लार्वा है, जो मॉस्किटो वहाँ पर ग्रो कर रहा है, जो उसका एग्स वहाँ पर ढेर सारा है, वो वहीं पर मर जाए। ठीक है, वहीं पर डेथ हो जाए। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। इट मीन्स जब भी हम रात में सोते हैं तो सोने से पहले मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आता है जिसे कि हम लगा सकते हैं जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो कि जहाँ पर क्लॉथ्स नहीं है, खुले हुए हाथ पैर, वहाँ पर लगा सकते हैं ताकि वो मॉस्किटो का इन्फेक्शन वहाँ पर असर ना करे। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइसेज कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक गुड नाइट, ऑल आउट एट्सेट्रा। ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइसेज भी आते हैं जो कि आप सभी अपने घर में ज़रूर यूज़ करते होंगे मॉस्किटो से बचने के लिए, तो उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड्स वाइल स्लीपिंग टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो नेट भी आता है, मच्छर से बचने के लिए एक नेट बना हुआ होता है जो कि सोने से पहले रात में आप अपने बेड के ऊपर लगा सकते हैं जिससे भी मॉस्किटो से आप बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिजीजें दिए हुए हैं और वो किस माइक्रोब्स के कारण दिए हुए हैं और वो माइक्रोब के कौन से टाइप है वो दिए हुए हैं, तो आप उसे देखें। दिस इज कोल्ड।
कोल्ड जिसे कि खांसी सर्दी कहते हैं, ये राइनो वायरस से आता है और ये एक वायरस का टाइप है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स जो कि वेरिसिला जोस्टर इस माइक्रोब से आता है और ये भी एक वायरस का टाइप है। नेक्स्ट इज जर्मन मिसल्स। मिसल्स हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रूबीला एक माइक्रोब है जिसके कारण ये डिजीज होता है और ये भी एक वायरस है। नेक्स्ट इज वूपिंग कफ, ये बोरिडेटेला परटूसिस ये माइक्रोब के कारण होता है जो कि एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम आप जानते हैं ना कि ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया, स्टार्टिंग में ही वीडियो में मैंने बताया था। बुबनिक प्लेग्यू ये कि यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है जो कि एक बैक्टीरियम है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलिसिस विच इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलिसिस एंड इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम। नेक्स्ट इज मलेरिया। Malaria is caused by Plasmodium falciparum which is a protozoa. Next is ringworm. It is caused by Trichophyton rubrum which is a type of fungus. Athlete's foot. It is caused by Trichophyton mentagrophytes. It is also a kind of fungus. Okay. तो आप आई होप कि आपको ये चैप्टर का आधा से ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल को प्रेस कर ले एंड लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।